शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के वंशागति के आणविक सिद्धांत चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक, ध्यान देना। जेनेटिक्स में टोटल 4 चैप्टर को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिसमें 2 बॉटनी का रहते हैं और 2 जूलॉजी का। जूलॉजी वाला जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है ना। अब जो बॉटनी वाला पार्ट है, ठीक है ना, बॉटनी वाले पार्ट में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक तो मेंडल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति के सिद्धांत और विविधता, एक वो चैप्टर रहता है। और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वंशागति के आणविक सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? वंशागतिकी के आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है कि नहीं? असल में ध्यान देना ना, ये जो 2 चैप्टर है, ध्यान दो, ठीक है, पहला चैप्टर जो मेंडल वाला बोला हूँ ये वाला है, ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये मेंडल से रिलेटेड कामों को बताता है, ध्यान देना। ये मेनली जो प्राचीन काल में जो जेनेटिक्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे ना, सन 1950 के पहले का, ठीक है, 1950 के पूर्व का वो अध्ययन है, और 1950 के बाद का जो अध्ययन है उसको मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स में अध्ययन करते हैं हम लोग किसका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। पहले तो दिमाग में ये छापो, मतलब अभी के डेट में हम लोग क्या क्या चीज़ जानते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये चीज़ अभी जान लेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि मेंडल के टाइम में ये जो जीन था वो किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट से समझाया था। क्लियर है? असल में ये होता है, पहले इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसके बाद इसको पढ़ाया जाता है। मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं पहले इसको बता दूंगा, फिर उसके बाद तुमको रियल चीज़ पता रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन मेंडल उस टाइम में इन चीज़ों को क्या बोलता था। क्लियर है? ऐसे करके याद रखना है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक, अब ध्यान से समझना, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा आईएमपी टॉपिक है, किस तरीके से इस चैप्टर का पूरा रूपरेखा चलेगा, ठीक है ना। तो मैं उसको तुम लोग को सबसे पहले तो समझा रहा हूँ, ध्यान दो। पहले इस चैप्टर में हम लोग डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो पहला क्लास करेंगे, यानी कि आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोसोमल मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखो चैप्टर कैसे मूव करता है, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और इसी में ही हम लोग देखेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर है? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ क्या पढ़ेंगे? डीएनए, कि डीएनए को पैकेजिंग कैसे किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए, कि डीएनए का आखिर खोज कैसे हुआ था। डीएनए जो है, ध्यान देना, डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है, इसको हम लोग कैसे जाने। तो इससे रिलेटेड कितना एक्सपेरिमेंट होता है? 3 एक्सपेरिमेंट होता है। कितना एक्सपेरिमेंट? 3 एक्सपेरिमेंट। अब 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। कितना टॉपिक? 3। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, पढ़ चुके हो एक बार 11वीं में, चूहा वाला जी, ठीक है, ग्रिफिथ का, ध्यान देना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैकलियोड, ठीक है ना, मैकलियोड और ओवेरी, एवेरी हो गया, मैकलियोड हो गया, ठीक है, एवेरी और मैकलियोड का क्या पढ़ेंगे? प्रयोग पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हार्से एंड चेस का प्रयोग, हार्से एंड चेस का प्रयोग, ठीक है। टोटल कितना प्रयोग पढ़ना है हम लोग को? 3, ठीक है। और ये तीनों प्रयोग में से ये जो लास्ट वाला था ना, हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो बताता है कि आपका यानी जो डीएनए है वही क्या है? आपका वास्तविक रूप में अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कितना टॉपिक हो गया? 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद जब ये डिस्कवरी और डीएनए पढ़ डालेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है ना? और डीएनए के रेप्लिकेशन का जो विधि होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। इसको बताने के लिए एक और प्रयोग चलता है इसी के अंतर्गत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसेल्सन एंड स्टाल का प्रयोग। अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आ रहा है, मेसेल्सन एंड स्टाल का प्रयोग, ये पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डीएनए का पैकेजिंग भी हो गया, ध्यान देना, रेप्लिकेशन भी हो गया, डिस्कवरी भी पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन 2 तरीके से पढ़ना है, एक बार किस में पढ़ना है? प्रोकैरियोट में, और एक बार किस में पढ़ना है? यूकैरियोट में। क्लियर है? पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। क्लियर ना? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। अच्छा, उसके बाद हम लोग को छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? ध्यान देना, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं,
कोडान किसे कहते हैं, ये सब टॉपिक क्लियर ना, कोडान का क्या क्या फीचर होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, इसी टाइम में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड, तो पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड और टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें 3 प्रकार का आरएनए हम लोग पढ़ेंगे, एक एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। और टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए दिया गया मॉडल क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, क्या पढ़ेंगे, क्लोवर लीफ मॉडल। समझ आ रहा है कि नहीं, चैप्टर कैसे मूव करेगा मैं पूरा बताते जा रहा हूँ, और इसी क्रम में तुम लोग को याद भी होना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये याद करना है, इसके बाद ये याद करना है। चैप्टर ध्यान से समझना, जैसे कि तुम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री पढ़ने का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले क्या पढ़ते हो, हमेशा सामान्य परिचय पढ़ते हो, उसके बाद उसका क्या पढ़ते हो, नामकरण पढ़ते हो। समझ आ रहा है कि नहीं, नामकरण हो जाता है, उसके बाद क्या पढ़ते हो हम लोग, समावयवता, समावयवता भी पढ़ेंगे, तब संरचना पढ़ेंगे, संरचना के बाद बनाने का विधि, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुण, उसके बाद उसका परीक्षण, क्या पढ़ते हैं, परीक्षण, फिर लास्ट हम क्या पढ़ते हैं, उपयोग। समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस क्रम से याद रहता है कोई भी टॉपिक, जैसे कि मेथेनॉल है, समझने का कोशिश करो, मेथेनॉल है कैसे प्रदर्शित करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, उसके बाद उसका संरचना कैसे होता है, उसके बाद उसमें कौन कौन सा समावयवता होता है, उसके बाद समझ आ रहा है कि नहीं, लाइन से पढ़े हो कैसे बनाया जाता है, उसका क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, उसका क्या उपयोग है, तब जाकर के एक टॉपिक कंप्लीट होता है। वैसे ही हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा बात कर रहे हैं ना जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स में मेनली अध्ययन किसका चल रहा है, डीएनए लेवल पर। कहाँ पर चल रहा है, डीएनए लेवल पर। ध्यान समझने का कोशिश करो कि ध्यान देना, तुम्हारे आंखों का रंग काला है या किसी एक के आंखों का रंग भूरा है, कोई भी मनुष्य है, तो उसमें हम लोग को तह तक जाना है, तो हम लोग बोलते हैं इसके जीन लेवल पर कुछ कहानी होगा। अब वो जीन क्या है, डीएनए का ही एक हिस्सा है। समझ आ रहा है कि नहीं, अब वो डीएनए क्या बनाता होगा, आरएनए बनाता होगा। डीएनए से पहले डीएनए बनते हैं उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन, और वही प्रोटीन डिसाइड करता है कौन सा कलर रहेगा कौन सा कलर नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, तो कोई भी जो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है तो उसका बेसिक लेवल क्या होता है, डीएनए, क्या होता है, डीएनए। तो इस कारण इस चैप्टर में ऐसा धीरे धीरे करके मूव करेंगे, पहले धड़ाक से इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, लाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना, यदि मैं इसको नहीं समझाऊंगा तो ये समझा पाऊंगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है, तो इसी क्रम में हम लोग को पढ़ते जाना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अच्छा ये जब हो जाएगा पूरा, ये सब पढ़ाना पड़ता है ना, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, तब जाकर के हम लोग को पढ़ना पड़ता है ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना रहता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, एक साथ पढ़ाएंगे। क्लियर है, एक साथ पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पेपर में आने के चांसेस होता है क्या, ट्रांसलेशन का नहीं होता, ठीक है, ट्रांसलेशन आज तक नहीं आया है ना वो आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, समझा दिए रहूँगा, बाई चांस आ जाएगा तो कैसे बनाना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, जब ट्रांसलेशन भी हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन, कि कोई जीन है वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता है। ध्यान दो, कोई जीन है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता है, ठीक है, कोई जीन है तो वो, ध्यान देना, किसी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। जैसे कि ध्यान दो, यदि मैं दूध पिया, ध्यान समझने की कोशिश करना, दूध पिया हूँ तो उसको पचाने वाला मेरे बॉडी में एंजाइम होगा, तभी तो वो दूध को मैं पिया हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं, अब वो जो पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अब वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हो रहा है कि ट्रांसलेशन लेवल पर उसका निर्माण हो रहा है कि रेप्लिकेशन लेवल पर, कौन से लेवल पर उसका निर्माण होता है, इन सब को पढ़ना रहता है। 100 बात का एक बात, जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण देकर के लैक ओपेरॉन। क्या पढ़ते हैं, लैक ओपेरॉन। एक और ओपेरॉन होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, 2 ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, 2 उदाहरण दिया जाता है। हमारे कोर्स में क्या है, लैक ओपेरॉन, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर है कि जब हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद हमारे कोर्स में है एप्लीकेशन वाला पार्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें जितने भी कोई भी मनुष्य है तो उसके बॉडी में कितना जीन है, उसके बॉडी में कितना डीएनए है, इसका हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, हर एक जीन का क्या क्या काम है, ठीक है ना। अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला कोई प्रोजेक्ट है, 13 से 14 साल तक चला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। समझ आ रहा है कि नहीं, हर एक टॉपिक अपने आप में एक 55 नंबर का 10-10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग को इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है जान रहे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी के आणविक सिद्धांत। आणविक लेवल पर जा रहे हैं हम लोग, कौन से लेवल पर, आणविक लेवल पर। वंशागतिकी मतलब
कोई भी लक्षण का, कोई भी कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, संचरित होना। क्या होना, संचरित होना। वही क्या कहलाता है, वंशागतिकी। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मेरे बालों का रंग क्या है, भूरा है या काला है, तो आने वाला जो पीढ़ी रहेगा, ठीक है ना, उसके भी बालों का रंग क्या रहेगा, काला रहेगा कि भूरा रहेगा। इन सब चीज़ों का यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, वंशागतिकी। वंशागतिकी में ध्यान से समझना, वंशागतिकी में आणविक स्तर पर हम लोग बात करेंगे यहाँ, क्लियर है। और मॉडर्न जेनेटिक्स का पार्ट है ये पूरा चैप्टर, किसका, मॉडर्न जेनेटिक्स का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कोई अपवाद वाला कहानी चलेगा क्या, नहीं। समझ आया कि नहीं क्या पढ़ना है? तो शुरू करें क्या? तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सब लोग, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिकीय अम्ल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाभिकीय अम्ल। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर, वैज्ञानिक का नाम क्या है, फ्रेडरिक मिक्सचर। वो पस सेल के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। किसके ऊपर, पस सेल, मवाद युक्त कोशिका के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, क्लियर है ना। उसने मवाद युक्त कोशिका से, ध्यान समझना, मवाद युक्त कोशिका से एक पदार्थ अलग किया, पस सेल है, पस सेल से उसने क्या किया, ध्यान देना, एक पदार्थ एसिटिक पदार्थ क्या किया, अलग किया। एसिटिक पदार्थ क्या किया, अलग किया। और इस एसिटिक पदार्थ का नाम रखा न्यूक्लिन। क्या नाम रखा, न्यूक्लिन, जो बाद में इसी को ही हम लोग क्या बोल दिए, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल दिए, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड जो रहता है कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है आपका डीएनए और एक होता है क्या आपका आरएनए। एक होता है डीएनए और एक होता है क्या आपका आरएनए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ अब मैं। किसने खोजा था न्यूक्लिक एसिड को, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने खोजा था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कितने प्रकार का होता है न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप का, एक होता है डीएनए और एक होता है क्या आपका आरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, न्यूक्लिक एसिड जो है कितने टाइप का होता है बोल रहा हूँ मैं, दो टाइप का। एक तो बोल रहे हैं डीएनए और एक बोल रहे हैं क्या, आरएनए। दो चीज होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म लिखिए क्या, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी बस को हटा दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, डीएनए जो रहता है सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, आपका डीएनए, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ कौन है बोलोगे तो क्या बताओगे, डीएनए। क्या है, डीएनए। अच्छा, आरएनए जो रहता है केवल वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या करता है, वायरस काम करता है। इसके बाद ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। अच्छा, कभी भी आ जाएगा कि बताओ आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं करके, तो याद रखना नहीं होता। क्यों, वायरस को तुम लोग कभी भी कोशिका मानते हो क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? वायरस एक कोशिका है क्या, नहीं, उसको नॉन सेल्यूलर मानते हो ना। तो कोशिकाओं में केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल हम लोग किसको मानते हैं, डीएनए को। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझना, जो डीएनए होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, ये आरएनए भी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकल कड़ी वाला, और ये भी कैसा हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों प्रकार का हो सकता है ना, याद रखना हमेशा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ऐसा एक ठोक सिंगल वाला, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब ऐसा जुड़ा, इस टाइप का हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए आपका हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग क्या देखते हैं, मोस्टली अधिकतर हम लोग क्या देखे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बात करते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बात करते हैं, आरएनए का।
यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी कोई ये नहीं बोलना कि डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब ये जो तुम लोग ऐसा देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो चैन है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का चैन है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ध्यान से समझते जाओ, पूरा लिखते जाओ, लिखते जाओ, नहीं लिखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है? एकदम बेसिक से चल रहा है। न्यूक्लिक एसिड होता है, दो टाइप का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ये वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। ये मेनली उत्प्रेरक का कार्य करता है, लिख ले रहा हूँ। मुख्यतः कौन से रूप में काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। याद रखना, एक वर्ड बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। डीएनए का उत्पत्ति आरएनए से हुआ है। आरएनए पहले आया है। सबसे पहले जब कोशिका का स्वरूप बना है ना, तो क्या आया था? आरएनए आया था, ठीक है। फिर आरएनए अस्थायी था, तो स्थायी स्ट्रक्चर चाहिए था, तो उसी से क्या बन गया? डीएनए। क्या बना है? डीएनए। पूरा पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में, पूरा कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। आरएनए वर्ल्ड करके एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पहले तो यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। डीएनए और एक क्या है? आरएनए। डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है, बोल रहे हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन और ये डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। मतलब एक ठोक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, ये है, और दो ठोक हो गया तो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। अब वर्ड आ रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ये जानना पड़ेगा अब हम लोगों को। तो वही न्यूक्लियोटाइड का बारंबार पुनरावृत्ति होगा, तभी तो क्या बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब स्ट्रक्चर वाला कहानी शुरू हो रहा है। ये बेसिक हो गया। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दोनों प्रकार का हो सकता है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो किसका बना रहता है? बोल रहा हूँ तुम लोगों को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ध्यान से समझना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किसका बना रहता है? बोल रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अरे ध्यान दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ठीक है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यदि जल अपघटन कराऊंगा तो किसका बना हुआ होगा? क्या पता? न्यूक्लियोटाइड चेन का बना रहता है। किसका बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड चेन का। ध्यान दो, ये एक ठोक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड आया, फिर और न्यूक्लियोटाइड आया होगा, फिर और न्यूक्लियोटाइड आया, ऐसा बहुत सारा चला होगा, तो क्या बन गया होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आ रहा है कि नहीं समझ? अच्छा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बना है? बोला हूँ मैं, न्यूक्लियोटाइड चेन से। न्यूक्लियोटाइड चेन जो रहता है वो तीन चीज से मिलकर बना रहता है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। सबसे पहला होता है, ध्यान दो, सबसे पहला होता है आपका नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा होता है आपका शर्करा। क्या होता है? शर्करा। और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्लक, फास्फोरिक अम्लक, या कई लोग लिखते हैं इसको फास्फेट। क्या लिखते हैं? फास्फेट। तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। कितने चीज़ों से? तीन चीज़ों से। अच्छा, इसमें ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा है, दोनों को यदि जोड़ दें तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। साइड, शर्करा, सुगर रे सुगर, न्यूक्लियोसाइड, ऐसे याद रखना, इसका एस और इसका एस। न्यूक्लियोसाइड जो है फास्फेट के साथ जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ा? फास्फेट के साथ, तो क्या बनाया? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड क्या बनाया होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन या तो डीएनए बनाता है या तो आरएनए। आया कि नहीं समझ? अच्छा, नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार का रहता है? दो टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है? दो टाइप का। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिडिन या पायरीमिडिन। एक प्यूरिन होता है और एक क्या होता है? पायरीमिडिन। प्यूरिन में दो चीज को शामिल किया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन को। इसको
एडेनिन और ग्वानिन को, और इसमें साइटोसिन को, थाइमिन को और यूरेसिल को, साइटोसिन को, थाइमिन को और यूरेसिल को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, शर्करा जो रहता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है राइबोज शर्करा, और एक हो सकता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फास्फोरिक अम्ल का कोई कहानी नहीं है, ध्यान दो। H3PO4 होता है, H3PO4, तो यहाँ पास से PO4 3 माइनस 3 ठो कैच निकल गया, तो फास्फेट आयन वही बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा PO4 3 माइनस। किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में? अब ध्यान से देखो, प्यूरिन जो रहता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में पाया जाएगा। डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों में पाया जाएगा क्या? प्यूरिन। लेकिन पायरिमिडिन का यूरेसिल जो रहता है केवल किस में पाया जाता है? आरएनए में। केवल किस में पाया जाता है? आरएनए में। यानी कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ध्यान दो, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें कितने नाइट्रोजन क्षारक होंगे? टोटल 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन जब आरएनए में पढ़ूंगा, किस में पढ़ेंगे? आरएनए में, तो क्या क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन नहीं होता उसमें, क्या हो जाता है? यूरेसिल। क्या रहता है? यूरेसिल। मतलब जो यहाँ थाइमिन रहता है, यहाँ क्या रहता है? यूरेसिल। क्या रहता है? यूरेसिल। किसी को कोई दिक्कत इतने में? अच्छा, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है, और राइबोज शुगर केवल किस में पाया जाता है? आरएनए में। किस में पाया जाता है? आरएनए में। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक चीज़ समझ आया कि नहीं? पहले तो क्लियर है? ध्यान से समझो, मतलब एक डीएनए बना रहा हूँ, डीएनए देखो आप, ये चीज़ समझ आया कि नहीं? इतना यहाँ तक क्लियर है? मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो। यदि मैं डीएनए का बात करूं तो डीएनए किससे मिला? ये डीएनए और आरएनए दोनों के लिए था। डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये किससे किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजनी बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, PO4 3 माइनस, खत्म। नाइट्रोजनी बेस कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन। और इसमें क्या क्या होता है? ध्यान दो, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन। शुगर के नाम में क्या होगा? केवल और केवल डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ तक क्लियर? और ये क्या है? फास्फेट। आया कि नहीं समझ में? तो ये हो गया कहानी किसका? आपका डीएनए का। किसका? डीएनए का। किसी को कोई दिक्कत इतने में? ये बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहले बेसिक जानो, ठीक है? ध्यान दो इतने को। अच्छा, इतने को सबको मिलाकर के इतने को क्या बोलता हूँ मैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। केवल इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो क्वेश्चन आएगा, डीएनए का जल अपघटन करने पर हमको क्या क्या प्राप्त होता है? तो क्या लिखोगे? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, इसका जल अपघटन करने पर हमको नाइट्रोजनी क्षारक शुगर और फास्फेट आयन मिलता है। नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन। शुगर के नाम में क्या मिलेगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या मिलता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ तक क्लियर है? हमको स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? चलो बताओ। डीएनए का। किसका? डीएनए का। तो हम लोग अब प्रॉपर इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर है? मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ध्यान दो, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को? पहले तो डीएनए कितने चीज़ों से मिलकर बना है? 3 चीज़ से। कितने चीज़ से मिलकर बना है? 3 चीज़ से। नाइट्रोजनी क्षारक, शुगर और फास्फेट। तो पहले शुगर के डायग्राम बता करके बताऊंगा एक बार डीऑक्सी बताऊंगा और एक बार राइबोज बताऊंगा। अच्छा, प्यूरिन का स्ट्रक्चर और पायरिमिडिन का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा। इन दोनों को क्या करूंगा? जोड़ूंगा। जोड़ करके क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। फिर उस न्यूक्लियोसाइड में किसको जोड़ूंगा मैं? फास्फेट को। किसको जोड़ूंगा? फास्फेट को। तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड का क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ध्यान दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। हम लोग को पता है ये एक सिंगल स्ट्रैंड बना, वैसे दोहरा स्ट्रैंड रहता है, एक और स्ट्रैंड बनेगा, और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहेंगे।
क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो अब हेडिंग डालो, ध्यान दो, चलो हेडिंग डालो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहले कंपोनेंट हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, शुगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, शुगर। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, फास्फेट के बारे में। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षारक। फिर सबको जोड़ूंगा मैं, जोड़ करके न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इसको साइड में रख दे रहते हैं अभी, ठीक है। ध्यान दो, इधर ध्यान से समझना जी, ठीक है। एक मिनट ना, इसको ना थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देता हूँ, ठीक। ये दिमाग में छाप के रखे रहना, तुम लोग को काम आएगा वो, ठीक है। मैं बताऊंगा ना भाई, ठीक। चलो ध्यान दो, डीएनए है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन रहता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड कितना चीज़ से मिलकर बना है, 3 चीज़। पहला 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 क्या है, पहला नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा क्या है, शुगर। तीसरा क्या है, फास्फेट। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ किसका, शुगर का। किसका, शुगर का। चलो हेडिंग डालो, शुगर, शर्करा, शुगर या शर्करा। अब ध्यान समझना, ठीक है। तुम लोग जब कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान से समझो, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। शुगर का परिभाषा क्या होता है, ध्यान समझना। कोई भी शुगर रहता है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको कैसे जानते हैं, उसमें ध्यान देना, या तो CHO ग्रुप रहेगा, या तो उसमें कौन सा ग्रुप रहता है आपका, कीटोन ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोन। समझ आ रहा है कि नहीं। या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है या तो कीटोन ग्रुप रहता है। और पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, मतलब एक से अधिक OH जुड़ा रहता है। उसमें क्या जुड़ा रहता है, एक से अधिक OH, ठीक है ना। ये OH ऐसा करके, क्लियर है। मतलब कोई भी शुगर कम से कम कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। क्लियर है। अब हम लोग जो डीएनए में शुगर पढ़ते हैं या आरएनए में शुगर पढ़ते हैं, ठीक है, वो 5 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। ध्यान देना, मैं डीएनए और आरएनए का दोनों का एक साथ बता रहा हूँ शुगर को। क्लियर है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। शुगर जो रहता है वो कैसा शुगर है, यहाँ पास का 5 कार्बन वाला। कैसा शुगर है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के शुगर को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। अच्छा, मैं एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा शुगर में, या तो कौन सा ग्रुप रहेगा बोला हूँ, कीटोन। तो याद रखना ये कौन सा ग्रुप वाला रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। कौन सा वाला, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोज शुगर। क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। कैसा शुगर बोलेंगे, एल्डोज शुगर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखो कैसे रहता है शुगर, स्ट्रक्चर देखना है ना। ऑक्सीजन ऐसे, उसके बाद 1 2 ऐसे। अब ध्यान दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4। तो 5वां कार्बन कहाँ है, ऐसे सोचोगे तो 5वां कार्बन यहाँ, ध्यान दो, 5वां कार्बन जो रहेगा वो यहाँ पास रहेगा, ये CH2OH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पहला कार्बन। कौन सा कार्बन, पहला कार्बन। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। 5 कार्बन का हो गया। अब ध्यान दो, इस रिंग को ध्यान देना, शुगर में जब मैं तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा जैव चैप्टर, तो ध्यान देना 2 प्रकार का रिंग बनाता है। एक इस टाइप का रिंग रहता है शुगर का, ठीक है ना, ये वाला रिंग रहता है, बेंजीन रिंग टाइप वाला। समझ आ रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पैरॉल रिंग। इसको क्या बोलते हैं, पैरॉल रिंग। क्लियर ना। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग। क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन रिंग। क्या बोला जाता है, फ्यूरॉन रिंग। तो ध्यान देना, ये 5 कार्बन वाला कौन सा रिंग है आपका, फ्यूरॉन रिंग है। कौन सा रिंग है, फ्यूरॉन रिंग। क्या है, फ्यूरॉन रिंग। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। स्ट्रक्चर बनाते जाना है, ध्यान से समझते जाओ। क्लियर है। शुगर 5 कार्बन वाला होता है, पेंटोज शुगर बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, एल्डोज शुगर बोलते हैं इस कारण। कौन सा रिंग वाला है, फ्यूरॉन रिंग। कौन सा रिंग है, फ्यूरॉन रिंग। अब ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर बना लिए, तुम लोग कैसे करना, ध्यान दो। OH ग्रुप को बाहर करना और HH ग्रुप को अंदर रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, OH ग्रुप ये बाहर कर दिया, OH ग्रुप ये बाहर कर दिया, OH ग्रुप यहाँ पास भी बाहर कर दिया। अंदर साइड ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पास क्या रहेगा, H H H और ये H। आया कि नहीं समझ में, याद हो गया क्या, ठीक है। ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर देखो। चलो एक बार और बनाओ, मेरे साथ बनाना। ये ऐसा है, ठीक है, ध्यान दो ना, ठीक है। फिर ये ऐसे, ये किए ऐसे, फिर ऐसे, डायरेक्ट ऐसे जुड़े, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये कार्बन नंबर 5 CH2OH। अंदर में क्या रखना है, फिर सब जगह ऐसे लाइन कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अंदर में क्या करना है, हाइड्रोजन। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बाहर साइड OH OH और ये OH। आया कि नहीं समझ में सबको,
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो भाई ठीक, CH2OH OH OH OH, यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, CH2OH, ठीक, यहाँ पास कर दिया इसको। ध्यान दो, ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से समझना ना, कई बुक में कैसे दिया, ये यहाँ पास को CH2OH कर दिया है। क्या कर दिया है? CH2OH। क्लियर है? CH2OH मतलब वही है, ध्यान देना ना, अंदर में क्या रहेगा? H रहेगा ना, पूरी तरीके से क्या रहेगा? H। तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH। बाहर एरिया में OH रखना है, दिमाग में छापो, पूरे बाहर एरिया में क्या रखना है? OH। यहाँ भी OH। यहाँ तक क्लियर है? 2 बार बना दिया हूँ डायग्राम, कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको आया समझ में? 5 कार्बन का होता है, ठीक है, 5 कार्बन का होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। यहाँ तक क्लियर है? नंबरिंग करें क्या? नंबरिंग करें, ध्यान से समझो, नंबरिंग होगा यहाँ से, ये पहला नंबर का कार्बन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये वाला जो डायग्राम बना है, ये शुगर, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर, जो किस में पाया जाता है? आरएनए में। किस में पाया जाता है? जो आरएनए में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें से मान लो दूसरे ग्रुप में से, ठीक है ना, दूसरे नंबर के कार्बन से, दूसरे नंबर के कार्बन से, सेकंड नंबर के कार्बन से, ये देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, दूसरे नंबर के कार्बन से क्या हटा दे? ऑक्सीजन हटा दे। ऑक्सीजन को क्या कर दे? हटा दे। तो यहाँ पास का डीऑक्सी हो जाएगा। राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, उसमें से डीऑक्सी कर दे, किसके कार्बन से? दूसरे नंबर के। तो यहाँ पास का ऑक्सीजन को बस हटाया, OH था, ये देखो दूसरे नंबर में OH है ना, तो उसके OH से किसको हटा दिया? ऑक्सीजन को। तो जो कंपाउंड हम लोग को प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये किस में पाया जाता है? आपकी डीएनए में। किस में पाया जाता है? डीएनए में। किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में? नहीं ना? चलो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? तो पहला कंपाउंड हम लोग क्या पढ़ लिए, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड का रहता है शुगर, उसके बारे में पढ़ लिए। कभी भी ध्यान देना, ये जो शुगर है, इसके साथ आ करके कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी बेस आता है और किसके साथ जुड़ता है बोल रहा हूँ मैं? शुगर के साथ जुड़ता है। शुगर के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो कहाँ पास आकर के अटैक करता होगा ये नाइट्रोजनी क्षारक? कहाँ पास आकर के जुड़ता होगा? दिमाग में छाप कर रखना, हमेशा C1 कार्बन पर आएगा। कौन से कार्बन पर आता है? C1 कार्बन। कभी भी मैं नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ूंगा तो इस साइड नहीं जोड़ूंगा, इधर जोड़ूंगा। क्लियर है ना? नाइट्रोजनी क्षारक लिख देता हूं एक जगह में, नाइट्रोजनी क्षारक सदैव शुगर के C1 पोजीशन पर आकर जुड़ता है, आकर जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पर आकर के जुड़ता है? C1 पोजीशन पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब कोई भी कंपाउंड बनाऊंगा, चाहे मैं प्यूरिन बनाऊं चाहे पैरीमिडिन, जैसे प्यूरिन बनाऊंगा, ठीक है ना, प्यूरिन बनाया तो प्यूरिन आकर के जुड़ेगा कहाँ पास? यहीं पास, पहला नंबर का कार्बन है देख। या पैरीमिडिन भी बनाऊंगा तो भी वो कहाँ पास आकर के जुड़ेगा? यहीं पास ही। क्लियर है कि नहीं? यहीं पास आकर के जुड़ेगा। क्लियर है? कोई भी कंपाउंड आकर के जुड़ेगा शुगर से, कहाँ पास आकर के जुड़ेगा? C1। वो भी कौन सा कंपाउंड? नाइट्रोजनी क्षारक। फास्फेट कहाँ आकर के जुड़ता है? इस कार्बन पर, 5वें नंबर के कार्बन पर। कहाँ आकर के जुड़ेगा? 5वें नंबर। तो इसको भी लिख दें क्या? फास्फेट, फास्फेट आयन C5 पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, और आकर जुड़ता है। समझ आया कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ये जो शुगर है इसको दिमाग में छापना। हमारे काम का कौन सा वाला है? चलो बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो ये वाला। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? तो पहले स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग किसका? शुगर का। दूसरा देखते हैं आप फास्फेट का। हो गया ना ये सबका? स्ट्रक्चर ऑफ आपका शुगर। यहाँ तक क्लियर है? क्या पढ़ लिए? स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। देख लो भाई, हो गया। कौन सा शुगर है? एल्डोज शुगर है। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। दूसरे नंबर के कार्बन से OH में से क्या हटा दिए? O।
डीऑक्सी की है, इस कारण डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर। याद रखना, केमिस्ट्री के लिए भी एमपी है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसका स्ट्रक्चर? फास्फेटाइन का। किसका? फास्फेटाइन का, या फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? फास्फोरिक अम्ल। H3PO4, H3PO4, H3PO4। तो यदि ये आयन के रूप में लिखेंगे, H3PO3 है, H3PO3, ये PO4 है, PO4 है जी, H3PO4 बताया हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पास से 3 हाइड्रोजन हट जाए तो PO4 माइनस, क्या बन जाएगा? PO4 माइनस। अब यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर देखो, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, याद आ गया? यहाँ पास O, फिर यहाँ पास O और एक O यहाँ पास, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज। याद आया? पढ़े हो केमिस्ट्री का है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। क्लियर है? तो ये फास्फेट आयन रहता है। अच्छा, याद रखना डीएनए में कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज कि माइनस चार्ज? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। किसके कारण रहता है? फास्फेट आयन के कारण। लिखो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डीएनए में ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है किसकी उपस्थिति के कारण? फास्फेट आयन की उपस्थिति के कारण, फास्फेट आयन की उपस्थिति के कारण। क्लियर है? अब भूलोगे क्या कभी? ठीक है, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ जाएं। अब क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षारक। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षारक। ध्यान दो, शुगर पर डाले, फास्फेट पर डाले, अब क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। एक क्या पढ़े हो? प्यूरिन। एक क्या पढ़े हो? पायरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? पायरिमिडिन। चलो शुरू करें। ये हो गया क्या? ठीक है, हेडिंग डालो, नाइट्रोजनी क्षारक। तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। ध्यान दो,